हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जितेंद्र एंड जीतू भैया। आज के सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। और ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं मैथमेटिक्स पोर्शन के 100 आउट ऑफ 100 आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो अगर आप कंटिन्यू मेरे सारे वीडियोस को ईमानदारी पूर्वक देखते हो और सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हो। ठीक है, तो केवल मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूँगा, साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चंस के प्रति एक कॉन्सेप्ट भी दूंगा। यानी जो भी चैप्टर्स होगा हर चैप्टर्स के प्रति कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इस सेक्शन में क्या, इस सेशन में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे क्लास 10th का, और वो कौन से मीडियम का होगा, हिंदी मीडियम का होगा। तो सबसे पहले अगर हम टोटल कंटेंट के बारे में बात करें तो इस चैप्टर्स में टोटल अगर आप देखें यानी कि इस बुक्स में एनसीईआरटी के बुक में तो पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में यानी कि रियल नंबर के बारे में पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, और फिर पढ़ना है बहुपद के बारे में जिसको पॉलिनोमियल कहेंगे हम लोग, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है जिसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमिति का परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है यानी कि कहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और सर्कल के बारे में पढ़ना है कि वृत्त क्या होता है, रचनाएं कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल है इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो उसका किसी भी पार्ट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और जो वॉल्यूम होता है जैसे गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस सारे सेक्शन को मिला करके हम लोग पूरा इसका A to Z सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। और अगर मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप विजिट करें तो वहाँ पे केसी सिन्हा का भी नोट्स कुछ क्वेश्चंस को डाले गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि एक्सरसाइज कौन सा है, तो 1.1 है। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पार्ट समझ लेते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे समझने से पहले सबसे पहला चैप्टर जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान ले कि संख्या क्या होता है। ठीक है, संख्या क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं, यानी नंबर्स। तो नंबर्स में अगर देखा जाए तो नॉर्मली पूरे संख्या को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो गया वास्तविक संख्या और दूसरा हो गया जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। हिंदी के साथ साथ आप लोग को इंग्लिश भी करते जाना है जिससे कि इन फ्यूचर में जो भी आप पढ़ाई करोगे वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में कुछ कॉन्सेप्ट होने के लिए तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। एक तो परिमेय के बारे में और दूसरा होता है क्या, अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल और इसको बोलेंगे क्या, इरेशनल। पूरे संख्या को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या के बारे में अगर देखें तो संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया वास्तविक संख्या और दूसरा को कहेंगे काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होगा, तो वास्तविक संख्या को दो भागों में, एक परिमेय और दूसरा क्या, अपरिमेय। और काल्पनिक संख्या हो गया, ये आपको 11th क्लास में यानी कि आगे के स्टडी में आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो काल्पनिक संख्या वैसा संख्या होता है जिसका वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक प्राप्त हो। हमेशा क्या प्राप्त हो, ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्या प्राप्त हो। वैसा संख्या जिसका वर्ग करने पर हमेशा कैसा प्राप्त हो, ऋणात्मक प्राप्त हो, वैसे संख्या को हम लोग कौन से संख्या के नाम से जानेंगे, काल्पनिक संख्या। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा संख्या है सर जिसको स्क्वायर करें तो नेगेटिव आएगा। तो है बहुत सारा, जैसे एग्जाम्पल √-3 है, √-4 है, √-5 है। अगर आप इसको स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे अगर आप इसको स्क्वायर करोगे, जैसे मान लो √-3 है, अंडर रूट के अंदर है ना, और इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, -3। √-3 का स्क्वायर कितना होगा, -3। तो यहाँ पे माइनस में आया ना, तो जो भी संख्या कोई माइनस में आ जाए स्क्वायर करने पे, समझ जाइए तो वो नंबर कैसा संख्या है, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर है। तो ये सब सॉल्व कैसे होता है सर, तो ये सब आप जब 11th क्लास का स्टडी करोगे, आगे का पढ़ाई करोगे, तो वहाँ पे जानोगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसको देखें हम लोग, √-4 को देखें तो इसका भी स्क्वायर करने पे कितना आएगा, -4 आ रहा। यानी कि स्क्वायर अगर कोई नंबर का नेगेटिव आ जाए, वर्ग करने पे कोई नंबर का अगर नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वैसे संख्या को हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, हटा के चलेंगे, इसको हम लोग को पढ़ना नहीं है। 10th क्लास में इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, 10th में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कौन से चीज़ों के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्या क्या है सर, तो वास्तविक को समझने से पहले हम लोग समझेंगे परिमेय के बारे में और अपरिमेय के बारे में। तो अगर आप ये चीज़ नहीं लिखे हैं तो ये चीज़ लिख लीजिए पहले आप लोग, वीडियो को स्टॉप करके, रोक करके। तो हम लोग समझ लेते हैं वास्तविक संख्या में 2 पार्ट, और वो कौन कौन सा पार्ट है, तो एक परिमेय वाला और एक अपरिमेय वाला। परिमेय संख्या में कौन कौन होगा, तो जितने भी परिमेय संख्या में हम लोग बात करें तो परिमेय संख्या में कौन कौन आ जाएगा, तो सबसे पहला प्राकृत संख्या, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग अगर पढ़ें तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग कहते हैं वोल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या को क्या बोलेंगे, वोल नंबर बोलेंगे। और भी कुछ हम लोग बात कर ले संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या, ये सब इस चैप्टर में उपयोग होने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी संख्या होंगे, वो सब चीज़ों को हम लोग छोड़ के चलेंगे, लेकिन ये जो 3 है जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी वोल नंबर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो ये तीनों के बारे में अगर हम जानें, ये सब सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है हम अभी परिभाषा बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लें प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत में होता क्या है, वैसा संख्या जो काउंटिंग किया हुआ रहता है, गिनती किया हुआ रहता है, वैसे नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... ये तो बहुत दूर तक जाएगा ना, तो ये सब सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, प्राकृत संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्या भी सिंपल है प्राकृत के जैसा ही, लेकिन इसमें 0 लगा देंगे, 0 1 2 3 4 5 ... तो ये क्या है, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में एक मेंबर, एक सदस्य और बढ़ गया, और वो कौन सा सदस्य है, 0 है, ठीक है।
जीरो अगर लगा दोगे प्राकृत में तो ये कैसा संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य में वैसा संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल दो ही संख्या से डिविजिबल होता है, दो ही संख्या से केवल कट पाता है, यानी विभाज्य होता है। जैसे 2 हो गया, 2 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 3 हो गया, 2 को अगर देखा जाए 1 से कटेगा, 1 2 से कटेगा। 3 को देखा जाए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 को अगर देखा जाए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी 5 है, 7 है, फिर 11 होगा, 13 होगा। इसी प्रकार से अगर 7 को देखें तो 7 भी 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 11 को देखें 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। 13 को देखें 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो ऐसे ऐसे कितने नंबर है? लोग सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा तो बस हो गया ना, नहीं, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो केवल दो ही संख्या से कट सकता है, और जो भी दो संख्या से केवल कटेगा वैसे संख्या का नाम हम क्या देंगे, अभाज्य संख्या देंगे, यानी क्या बोलेंगे उसको हम लोग, प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या 12 भी होगा अभाज्य संख्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है। तो जब इतने सारे संख्या से अगर कोई संख्या कटेगा तो अभाज्य कैसे हो सकता है? तो क्या 12 अभाज्य है? नहीं है। तो ये अभाज्य नहीं है, लेकिन 2 अभाज्य है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये सब सारा का सारा नंबर जो है वो कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। तो आशा है आप लोग अभी तक सारा कुछ समझ गए होंगे। प्राकृत संख्या जो गिनती किया गया है 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, अभाज्य संख्या जो दो ही संख्या से केवल कट पाता है, दोनों देखो डिफरेंट होना चाहिए। एक अभाज्य संख्या है क्या? एक नहीं है। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जो है ना वो एक नहीं है। कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब सारे के सारे हैं, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 2 होगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वैसा अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। सम किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो 2 से कट जाए। तो बताइए 2 कटेगा कि 3 कटेगा कि 5 कटेगा कि 7 कि 11 कि 13? कौन 2 से डिविजिबल है? तो 2 से तो एक ही नंबर है ना डिविजिबल, ये हो पाएगा। ये कोई भी नहीं हो पाएगा 2 से डिविजिबल। तो 2 से डिविजिबल कौन होगा? ये वाला होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स, कि जो भी नंबर अगर आपको अभाज्य पूछे और सम पूछे तो एक ही नंबर हो पाएगा, वो है केवल 2। मैंने 2 एक ऐसा एकलौता संख्या है जो अभाज्य है और कैसा है? सम है। और कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो अभाज्य हो और सम हो। क्लियर हुआ? चलिए, तो आशा है आप लोग ये सब समझे होंगे। और एक बात और, प्राकृत संख्या का संकेत होता है n, अपूर्ण संख्या का संकेत होता है w। और इसको आप जो मन है वो दे दो ठीक है, जो मन है आप वो दे दो। अभाज्य संख्या को कुछ भी नाम दे सकते हो, x y z डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये दोनों का नाम एक स्पेशल है, प्राकृत को n से और पूर्ण को किसी से? w से। एक बात और याद रखना है पूर्णांक के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, ठीक है। इंटीजर ऐसा होता है जो पूर्ण संख्या का ग्रुप होता है। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्ण संख्या वाला ही नंबर होता है, लेकिन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कैसे? 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 ... ये सब सारा का सारा कैसा संख्या है? पूर्णांक है। कैसा है? पूर्णांक। कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, और क्या, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। काउंट कर सकते हो आप, 4 5 6 7 8 9 10, ये सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4। तो पूर्ण संख्या के समूह में अगर नेगेटिव वाला को भी मिला दोगे, माइनस वाला को भी मिला दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। और इसको भी एक संकेत दिया गया है जिसको हम लोग z कहते हैं। क्या हम लोगों ने सीखा? प्राकृत संख्या को n से, पूर्ण संख्या को w से, ठीक है। और फिर अभाज्य संख्या का तो कुछ भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक को हम लोग किसी से लिखेंगे? z से लिखेंगे। क्लियर?
अब आगे चलते हैं हम लोग। परिमेय संख्या, अब थोड़ा समझ जाइए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होगा कि वैसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप में रहे, वैसा संख्या जो क्या रहे, p बटा क्यू के रूप का हो, लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये 0 ले लोगे नीचे वाला तो उसका तो मान ही नहीं निकल पाएगा। जैसे 1/0 क्या मान निकाल पाओगे, 0/1 जो होता है वो 0 होता है, लेकिन इसका मान अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, इसका मान अभी तक नहीं निकला है। निकलेगा तो हम आप लोग को व्हाट्सअप कर देंगे, टेलीग्राम कर देंगे, ठीक है, जो कुछ भी है अभी तक नहीं निकला है। अगर आप लोग भी निकाल लोगे तो हमें बता देना, ठीक है। लेकिन q कभी भी 0 नहीं होता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कौन कौन सा नंबर होगा। 1/2 होगा, परिमेय संख्या है। 3/5 परिमेय संख्या है। 8/7 परिमेय संख्या है। 3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, 1। -7/3 ये भी परिमेय संख्या है। 8 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 13/3 ये भी परिमेय संख्या है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इत्यादि हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो किसको बोलेंगे परिमेय संख्या स्टूडेंट्स, वैसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर, समझ गए, एंजॉय कर रहे हो ना वीडियो का। काफ़ी सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोग सीखोगे, ठीक है। जस्ट सेकंड, ओह माय गॉड, ओके मेरा टैबलेट गिर गया यार, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। वैसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, क्या कहलाता है, ये परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर, एग्जाम्पल में ये सब आप लिख लीजिएगा। चलिए अब परिमेय संख्या का संकेत क्या होता है, तो परिमेय संख्या का संकेत होगा q। 4 संकेत हम लोगों ने देखा। एक संकेत देखा क्या, प्राकृत संख्या को n से लिखेंगे, पूर्ण संख्या को w से लिखेंगे, पूर्णांक को z से लिखेंगे और परिमेय संख्या को किसी से लिखेंगे, q से। प्राकृत को n से, पूर्ण को w से, पूर्णांक को z से और परिमेय संख्या को किसी से लिखें, q से, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा और भी प्रॉपर्टीज। एक है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होगा, तो सिंपल, इसको हम बटा के रूप में नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसे आप अगर नॉर्मल एग्जांपल में देखो, लिखेंगे हम इसमें क्या परिभाषा, वैसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप का नहीं लिखा जा सके, ठीक है, क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। इसमें भी q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। अगर मान लो कि कुछ कंडीशंस में, सर्टेन कंडीशंस में अगर अपरिमेय के फॉर्मेट में लाना भी चाहें आप लोग, ठीक है, तो डिनोमिनेटर कभी भी हर जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, वो तो कंडीशन हमेशा रहेगा। लेकिन याद रखिए वैसा संख्या जो बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बाबू लिख लेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, √3, √2, √5, पाई, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पाई। पाई भी जो है वो कैसे संख्या है, अपरिमेय है। और 9th क्लास में आप लोग काफ़ी सारा इसके बारे में पढ़े होंगे और भी पॉइंट में, जैसे 1.41,
अगर √3 का मान अगर आप देखें तो 1.732 होता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर ये तो परिमेय है, लेकिन नहीं, 1.732 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है √3 का। √3 का मान ये एग्जैक्ट नहीं है, आप इसको अभी और भी ले जा सकते हो इनफाइनाइट नंबर्स तक, ठीक है। √2 का मान 1.414, ये भी पूरा नहीं है, लेकिन एक लगभग मान लिया गया है कि इतना होता है। √5 का मान 2.236, तो ये भी एक लगभग मान माना गया है। तो ये सब जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, सब अपरिमेय संख्या है। मतलब मेनली रूप से समझिए, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे वो सब सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। आप इस सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने कॉपी पर साथ साथ लिखते जाइए, काफ़ी काम का चीज़ है। हम लोग का टारगेट रहेगा एग्ज़ाम हॉल में 100 आउट ऑफ 100 ऑब्टेन करना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अगर बारीकी से अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग सीखोगे तो केवल आप लोग को मैट्रिक के एग्ज़ाम ही नहीं, सारे एग्ज़ाम्स में बढ़िया मार्क्स आएगा, जहाँ पे भी मैथ्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, परिमेय के बारे में और अपरिमेय के बारे में। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि हमने शुरू में बताया। एक हो गया परिमेय और दूसरा हो गया क्या, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। वास्तविक को दो भागों में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय। हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ जानना चाहिए आपको, वो सब हम लोग पहले जान लेंगे। परिमेय में क्या क्या चीज़ आ गया, तो प्राकृत आ गया। अब प्राकृत का संकेत हम लोगों ने क्या देखा, n से देखा। पूर्ण का संकेत हम लोगों ने क्या देखा, w से देखा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से पूर्णांक आया। अब पूर्णांक का संकेत हम लोगों ने किसी से देखा, z से देखा। और एक है जिसको हम लोग कहें परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये सब जितना भी है सब वास्तविक है। वास्तविक को दो भाग में, परिमेय और अपरिमेय, यानी जितना भी नंबर है सब वास्तविक है, खाली काल्पनिक वाला को छोड़ करके। जैसे √-4, ये वाला वास्तविक नहीं है, ये कौन से संख्या में आएगा, काल्पनिक संख्या में। तो ऐसा सवाल आपको 10 क्लास में नहीं मिलेगा, इस टाइप का नहीं मिलेगा, इस टाइप का नहीं मिलेगा, इस टाइप का नहीं मिलेगा। अंदर में माइनस कभी नहीं देखने को मिलेगा 10 क्लास में, ठीक है। ये सब मिलेगा आगे के पढ़ाई में। तो यहाँ पे परिमेय को किसी से हम लोगों ने लिखा, Q से लिखा, और वास्तविक को लिखा जाता है R से, ठीक है। यानी 5 को संकेत आपको याद रखना है, N याद रखना है, W याद रखना है, Z याद रखना है, Q याद रखना है और R याद रखना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से आप लोग देखें तो N का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ... W का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ... और Z का नंबर 0 +-1 +-2 +-3 ... और Q का सभी जितना भी है ये सब आ जाएगा, सब परिमेय संख्या है। और साथ ही साथ 4/3, 5, -3/2, +-1 +-2, 0, ये सब किस में आ जाएगा, Q में। और R में क्या है, अपरिमेय वाला सब आ जाएगा और परिमेय वाला भी सब आ जाएगा। जैसे √2, √3, √2, √5, पाई, ये सब आ जाएगा। मतलब R में ये सब तो आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा, ये सब सारा का सारा आ जाएगा R में। यानी क्या देखें हम कि जितना भी N है सब W है, सब W जो है वो Z है, और सब Z जो है वो Q है, और जितना भी Q है सब क्या है, R है। जितना भी N है सब W है, जितना भी N है सब W है, जितना भी W है सब Z है, और जितना भी Z है सब क्या है, Q है, और जितना भी Q है सब क्या है, R है। इसको हम लोग कहते हैं बाबू प्रॉपर सबसेट। बस अभी याद रखना U का ये उल्टा फॉर्म है, ठीक है। U का ये उल्टा फॉर्मेट है। U आप ऐसे लिखते हो ना, इसको ऐसे करके ऐसे लेटा देना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तो जितना भी N है सब W है, मतलब जितना भी प्राकृत है सब W है, और जितना भी W है सब Z है, और जितना भी Z है सब Q हो सकता है, जितना भी Q है सब क्या हो सकता है, R हो सकता है, ठीक है। मतलब NW होगा कि नहीं होगा, तो NW हो सकता है। W Z होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। जितना भी Z है सब क्या है, Q है, और जितना भी Q है सब क्या है, R है।
मतलब इधर से जाओगे तो 100% एक्यूरेसी है कि n सारा w होगा, सारा w z होगा, सारा z q होगा, सारा q r होगा। लेकिन इधर से जब आओगे ना तो ये वाला r इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस आपको याद रखना है कि सारा n w होगा, सारा w z होगा, सारा z q होगा, सारा q r होगा, लेकिन सारा r q नहीं हो सकता है। जैसे इसमें √3 है लेकिन इसमें q में है नहीं है। सारा q z नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें देखा जाए तो 4/3 है लेकिन z में नहीं है। पूर्णांक में तो हमेशा बटा में 1 रहता है नीचे छिपा हुआ। जितना भी z है सब w नहीं हो सकता क्योंकि z वाला में माइनस वाला पार्ट है लेकिन इसमें माइनस वाला पार्ट नहीं है। जितना भी w है सब n नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तब हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ NCERT का। ठीक है, मज़ा आया सेशन में तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, इससे आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। ठीक है, सारे लोगों का भला होगा। चलिए तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर एक प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली कौन सा है? प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 में स्टूडेंट्स पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। ठीक है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको हम लोग कहेंगे, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, पहले हम लोग इसके बारे में इंट्रो तो थोड़ा देख लें तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब इंट्रो कैसे करेंगे, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं ऑडियो वीडियो सारा ठीक ठाक है या नहीं। चलिए ठीक ठाक चल रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ना सबसे पहले इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्या करते हैं? महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। HCF में हम लोग क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, चरणबद्ध प्रक्रिया से। कौन से प्रक्रिया से? चरणबद्ध प्रक्रिया से, चरणबद्ध प्रक्रिया से। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का चरणबद्ध प्रक्रिया से HCF निकाला जाता है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का चरणबद्ध प्रक्रिया से HCF प्राप्त किया जाता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से क्या निकाला जाता है, तो इजी है यार, HCF निकाला जाएगा और क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए ठीक है, चरणबद्ध होता है तो चरणबद्ध करते कैसे हैं? तो चरणबद्ध करने के लिए एक फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, इसमें फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इसका फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वो फार्मूला है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का वैल्यू, जहाँ पर R का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। A बराबर BQ प्लस R, इसी से हम लोग एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे भी, ऐसा नहीं यार कि रट लेना है केवल। तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन B से क्या होगा? छोटा होगा। कैसे? अब किसको क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल भाषा में आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है,
मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से सिर्फ बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। ए को भाज्य बोलेंगे, बी को भाजक बोलेंगे, क्यू को भागफल बोलेंगे और आर को क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। ए को हमने क्या बोला, भाज्य बोला, बी को हमने क्या बोला, भाजक बोला, और क्यू को हमने क्या बोला, भागफल बोला, और आर को हम लोग क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। आर को हम लोग क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आर का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, ये बड़ा का सिंबल होता है। ठीक है, आर का मान 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसी को अप्लाई करेंगे और हम लोग चरणबद्ध प्रक्रिया से HCF निकालेंगे। कौन से चीज़ों का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, यानी एल्गोरिथम में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। आप बीच बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट डाउन करिए। तो आज का सेशन पूरा का पूरा चला गया इंट्रोडक्शन पे। तो अगले का जो पार्ट आएगा आपका पार्ट 2 इसका, वहाँ से हम लोग प्रश्नावली 1.1 करेंगे और लगातार हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे, यानी शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग पूरा NCERT का पार्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को काम क्या है, प्रमोट क्या कर सकते हो मेरे लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, जो ना पढ़ने वाले लोग हैं वहाँ पे मत शेयर करना भाई, नहीं तो और उल्टा का डिसलाइक करेगा, प्रॉब्लम होगा मेरे पे। ठीक है, तो रहने देते हैं यहीं तक, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, बाय।